लिखा है, सरकार से मांग की, अनोखी मांग की है कि चुनाव न लिए जाए विधानसभा के, लोकसभा के, जो भी है। बड़ी आश्चर्यपूर्ण बात है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ऐसे हालत में आप इस तरह से मांग करना, आपने लगता है कि ये गलत मांग है? देखिए, मैंने जो मांग की मैंने जो मांग की है उर्विंदर पाल सिंह मदान साहब, जो मुख्य निवडणूक आयोग के महाराष्ट्र के अध्यक्ष है, उनसे मैंने मांग की। आयुक्त साहब है ये हमारे। और मैंने जो मांग की, इसमें क्या लिखा हुआ, मैंने क्या 2024 में आने वाले विधानसभा इलेक्शन के चुनाव ना लिए जाए। तो वो क्यों ना ले जाए, अब मैं अगर दर्शकों को, जनता को डायरेक्ट अगर बोलूँगा तो वैसे समझ में नहीं आने वाला है। तो पहली बात, मैं जनता को, पूरे महाराष्ट्र की जनता को ये न्यूज़ के जरिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप आपकी ज़िंदगी से बहुत बिजी शेड्यूल है, सबके बिजी शेड्यूल है, सब अपनी अपनी जगह बिजी है, लेकिन ये न्यूज़ को सिर्फ 15 मिनट निकाल कर देखिए। मैंने ये मुद्दा क्यों उठाया, इसका रीज़न क्या है, जब तक आप पूरी न्यूज़ देखेंगे नहीं तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। और मैंने ये पब्लिसिटी के लिए, राजकारण के लिए नहीं किया, मैंने ये लोगों को अभी जो हालत है राजकारण की, ये बताने के लिए किया। आप इसको इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहिए, ये बताने के लिए मैं तो 3 मुद्दों से आपको बताना पड़ेगा। 3 टप्पे में आपको अगर मैं बताऊंगा तब आपको समझूंगा। तो पहले टप्पा मैं चालू करूंगा। देखो, 2019 के विधानसभा महाराष्ट्र की निवडणूक से, 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा निवडणूक हुए। चुनाव होने के बाद सब पार्टी को, जनता ने अपनी अपनी पार्टी को भारी वोटों से जिताया। अब 2014 से लेकर 19 तक सरकार थी शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया। क्यों तोड़ा? क्या उनको लगा 14 से 19 तक जब उनके साथ में काम करे तो उनको ये लगा कि भाई ये बहुत हिंदुत्ववादी, कट्टरवादी पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी को तो नेशनलिस्ट मीडिया वाले में खुद कहते हैं भड़का झूठा पार्टी, झूठे वादे करने वाली, भड़काने वाली पार्टी। तो शिवसेना ने उनके साथ गठबंधन तोड़ दिया, क्योंकि शिवसेना भले हिंदुत्ववादी विचारों पे चलने वाली पार्टी है, लेकिन शिवसेना शिवाजी महाराज को, उनके वसूलों पर, छत्रपति शिवाजी महाराजों के नियमों पर चलने वाली पार्टी है। जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पगड़ जाति को साथ में लेकर स्वराज्य की स्थापना की थी, वैसा उद्धव वाले साहब ठाकरे को लगा कि सब जाति को साथ में लेकर अगर मैं कुछ करता हूँ तो जनता का विकास होगा और महाराष्ट्र का भी विकास होगा। इसलिए उद्धव वाले साहब ठाकरे ने, शरद पवार साहब ने और कांग्रेस ने मिलकर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई 2019 में। और ये सरकार, पहली बार ऐसा प्रयोग था कि एक सेक्युलर पार्टी, एक हिंदुत्ववादी पार्टी, सबने मिलकर सरकार बनी और उसको जनता ने भरपूर प्यार भी दिया। क्यों दिया? काम, शेतकरी को उन्होंने कर्जे माफ किए, पीक कर्ज नवे से देना चालू किया, तो लोगों से मोहब्बत बढ़ गई। लेकिन ये किसके पेट में दुख रहा था? बीजेपी के, हिंदुत्ववादी कट्टरवादी पार्टी के पेट में दुख रहा था। उसके बाद आया कोरोना। अब कोरोना आने के बाद ये इनको कुछ काम करते नहीं आए, महाविकास आघाड़ी सरकार भी और बीजेपी सरकार भी। बीजेपी सरकार तो इनको गिराने के चक्कर में दिखा, इनकी सरकार गिरती, लेकिन ये बैठे थे गपचुप कोरोना के लिए। अब जो हिंदुत्ववादी की बात करते, लोग बोलते हैं क्या मोदी के बाद योगी बहुत डेंजर है, बहुत भारी नेता है। उसी योगी के राज्य में, उत्तर प्रदेश में, गंगा नदी में हजारों लाशों को फेंक दिया गया। अंतिम संस्कार करने के, उनको दफनाने के, जलाने के भी इंतजाम नहीं थे। महाराष्ट्र में वैसा हुआ क्या? कहीं दिखा क्या आपको? कहीं पर भी नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र ने, मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को संभाला। इनके उत्तर प्रदेश के रोजगार, बेचारे भूखे प्यासे वापस जाने के लिए फिर रहे थे, लेकिन उनको वाहन तक इन्होंने उपलब्ध नहीं कराए। कई रोजगारों ने आत्महत्या कर दी। इससे इलेक्शन में क्या फायदा? वही बता रहा। अब आते दूसरे डब्बे में, जब कोरोना खत्म हुआ, कोरोना हुआ, अब कोरोना होने के बाद बीजेपी ने क्या किया? देखो बीजेपी ने क्या किया। पहले तो अनिल देशमुख, जो माजी गृह मंत्री थे महाराष्ट्र के, विदर्भ में एक बहुत बड़े नाम थे, उनको क्या किया? हमारे पास आओ या जेल में जाओ, 100 करोड़ का आरोप लगा के उनको जेल में डाल दिया। उसके बाद सामना के कार्यकारी संपादक शिवसेना के खासदार संजय राउत का नंबर लगा। उसके बाद माजी अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक साहब को जेल में डाला गया। ये किसकी कारस्तान है? पूरा बीजेपी का। सरकारी गैर यंत्रणा का इन्होंने दुष्प्रचार करके, दुरुपयोग करके इनको अंदर डाला। अब आगे बढ़ते इन्होंने क्या किया? शिंदेगड के जो 25 आमदार है, ते तर सगळ्यालाच माहिती है, काही ते झाडी, काही ते डोंगर, काही ते हॉटेल आणि काही ती गुवाहाटी। इन्होंने वो आमदारों को लेकर गए। लेकर जाने के बाद आधी शिवसेना फाड़ के खुद की सरकार आखिर में हिंदुत्ववादी ने बना दी। अब बनाने के बाद इन्होंने क्या किए? जहाँ पर भी गपचुप ने बैठे, क्योंकि इनको क्या लगा ये सरकार स्थिर नहीं है, अस्थिर है। बाद में इन्होंने क्या किया? राष्ट्रवादी को आधी फाड़ दिया और आधी राष्ट्रवादी लेकर सरकार को स्थिर करने का काम किया। एक आमदार शिवसेना के पाटिल साहब है, उन्होंने मीडिया से बात भी की थी, तुम देखो उनके वीडियो पुराने निकाल के। वो आमदार वहां से भाग कर आए थे जंगल के रास्ते, तो उन्होंने तो इतनी खलबलजनक दावा किया था कि बंदूक सीने पे लगाई थी आमदारों के, हमारे पास आओ। तो अभी
उसके आगे बढ़ते हैं। बाद में क्या हुआ, राष्ट्रवादी ने इनके साथ में जुड़ने के बाद अब राष्ट्रवादी जुड़ गए, शिवसेना का शिंदे गट है, आदि राष्ट्रवादी बीजेपी है। अब तुम्हारा एक सवाल रहेगा कि सर ये तो सबने देखा, लेकिन इलेक्शन से क्या ताल्लुक है, तो उसका मैं जवाब देता हूँ। कहीं पर भी भारत देश में कहीं पर भी इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी वाले देखो, तुम इलेक्शन होने के बाद चुनाव नतीजे से पहले इनके प्रवक्ता, इनके पदाधिकारी जब मीडिया के सामने आते तो बोलते हैं डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास 2 प्लान है, ए प्लान और बी प्लान। ए प्लान क्या है, अगर हम जनता से जीत के नहीं आते, जनता ने हमको ना कर दिया, तो बी प्लान ऐसा है जो जीत के आए उसको हम हमारे पास लेंगे, ईडी लगेंगे, सीडी लगेंगे, उनके ऊपर आरोप लगेंगे, जेल में डालेंगे, 50 खोके कार्यक्रम ओके करेंगे, लेकिन हम हमारे पास लेंगे। मतलब यहाँ पर समझ जाओ, ये इलेक्शन से पहले बोलते हैं हमारे पास ए प्लान बी प्लान रेडी। फिर अब तुम सोचो इलेक्शन लेकर फायदा क्या है। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो इस ताल्लुक से मैं आपको अब बोलता हूँ, भारत देश में इलेक्शन क्यों होते हैं, चुनाव क्यों होते हैं? क्योंकि भारत एक लोकशाही प्रधान देश है। वर्ल्ड में जागतिक लेवलला भारताला लोकशाही प्रधान मध्ये 1 नंबरचा देश भारत गिनला जातो, बरोबर। लेकिन अभी यहाँ पर लोकशाही बची क्या? लोकशाही म्हणजे काय? लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले शासन, लोकांचे शासन आणि लोकांच्या हिताचे शासन, बरोबर। पण आज मी तुम्हाला एक उदाहरण देतो। मैं इरफान पटेल, मैं राष्ट्रवादी का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार, मैं इलेक्शन में खड़े रहा, किसी भी असेंबली सीट से विधानसभा लड़ने के लिए मैं खड़े रहता हूँ। तुम्हारे लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, प्यार दिया, वोट दिया, मुझे जिताए। अब जिताने के बाद क्या होता है, तुमने गिराया किसको? बीजेपी के उम्मीदवार को। क्यों? क्या तुमको उसको जिराना था, मेरे को जिताना था। अब मैं जाकर बैठ रहा हूँ उसकी मांडी पे बीजेपी के जीतने के बाद, तो जनता के मत को, जनता के वोट को कुछ वैल्यू, कुछ महत्व राहिला का? मला सांगा क्या रहा तुम्हारी वोट को वैल्यू है कुछ? क्योंकि जीतने वाला तो बीजेपी के पास जाने वाला है, वो तो कैसा भी सरकार किसकी भी आने दो, वो तुमको उधर लेके जाने वाले, खुद की सरकार बनाने वाले। भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 4 राज्यों में ऐसी सरकार बनाई जहां पर वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे थे। उन्होंने डायरेक्ट बोले हुआ आमच्याकडे ए प्लान आणि बी प्लान रेडी है। पहली बात, इनकी सरकार महाविकास आघाड़ी को गिराने के बाद बनी, उस पर भी हमारा कुछ नहीं। लेकिन अब तुम मेरे को बोलो, लोकशाही माध्यम से आप बोलते हैं ना इलेक्शन होना चाहिए, जीतने वाला उम्मीदवार बीजेपी के मांडी पे बैठने वाला है, जेल में जाने वाला है, तो इलेक्शन लेकर फायदा क्या है?